अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम अपनी लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 11 में हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ और देन हम इसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। लेकिन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले आपको स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ का कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा, तब ही आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकोगे। ओके, तो हम देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाए, मतलब जिनकी कम्प्लीटली वजाहत हो जाए बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू के ज़रिए एंड प्रॉपर यूनिट, और दूसरा प्रॉपर यूनिट के ज़रिए इस कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी कम्प्लीटली वजाहत हो जाए बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू के ज़रिए और दूसरा प्रॉपर यूनिट के ज़रिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। देखें, फ़र्ज़ किया 5 kg, ये 5 जो होती है इसे हम बोलते होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो kg है ये यूनिट होता है। ओके, तो अब देखें ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी कम्प्लीटली जिनकी वजाहत हो जाए एक न्यूमेरिकल वैल्यू के ज़रिए और दूसरा प्रॉपर यूनिट के ज़रिए, इन्हें हम बोलेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब कि इनमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। फ़र्ज़ किया मैं जाता हूँ अगर दुकान पे, तो दुकान वाले को बोलता हूँ मुझे 5 किलो चीनी दे दो, तो वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि किस डायरेक्शन में दे दूँ, मतलब उसे सिर्फ मैं न्यूमेरिकल वैल्यू बताऊँगा और प्रॉपर यूनिट बताऊंगा तो उसे समझ लग जाएगी कि ये मुझसे क्या मांग रहा है। मुझसे डायरेक्शन कभी भी वो नहीं पूछेगा। अगर डायरेक्शन नहीं पूछ सकता तो ये फिर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे, जिनमें मतलब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है और दूसरा प्रॉपर यूनिट की। आगे हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ को जिनमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने आपको डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट दिया। ओके, अब देख लेते हैं 3 किलोमीटर, ये भी हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। इसे हम देखेंगे ये कैसे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेकिन पहले डिस्टेंस को समझने के बाद। ओके, अब जो 5 सेकंड है ये भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। कैसे? फ़र्ज़ किया मैं किसी से पूछता हूँ कि ये काम होते हुए कितने सेकंड गुजर गए, वो मुझे बोलता है 5 सेकंड गुजर गए। मैं उससे ये नहीं पूछ सकता कि किस डायरेक्शन में गुजर गए, डायरेक्शन नहीं पूछ सकता, मतलब डायरेक्शन की इनमें ज़रूरत नहीं होती इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। तो फिर ये क्या हुई, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हुई, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होगी और प्रॉपर यूनिट की ज़रूरत होगी, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सम अदर स्केलर क्वांटिटीज़ आर डिस्टेंस हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटीज़। अब डिस्टेंस कैसे स्केलर क्वांटिटी होती है, अब पहले देख लेते हैं डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंस से पहले हम डिस्प्लेसमेंट को देख लेते हैं। फ़र्ज़ के यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए मेरे पास 4 रास्ते मौजूद हैं। ये जो छोटा पाथ होता है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे हम बोलते होते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते होते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट पाथ। और ये जो 3 रास्ते बचे हैं ये हैं डिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब फ़र्ज़ किया मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना पड़ता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ ही अपनाऊंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन ही यही होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में मैं फ़र्ज़ किया ये भी पाथ अपना सकता हूँ, पाथ 1 भी, पाथ 2 भी और पाथ 3 भी अपना सकता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता होता है, डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करता, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता होता। तो फ़र्ज़ किया मैं इधर से अगर इधर जाता हूँ पाथ 1 से, तो पहले मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, देन नीचे आना पड़ेगा। अगर इधर से जाता हूँ तो ऐसे जाना पड़ेगा, पहले नीचे देन ऊपर, देन नीचे देन ऊपर। इधर से जाता हूँ देन पहले नीचे, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब कि इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट की तो फिक्स डायरेक्शन थी, लेकिन डिस्टेंस में हम कोई भी पाथ अपना सकते हैं, मतलब इनमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, डिस्टेंस में,
डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम कोई भी पाथ इनमें से अपना सकते हैं। ये पाथ अपनाएं तो फिर ऐसे आना पड़ेगा, ये पाथ अपनाएं तो ऐसे आना पड़ेगा, और ये पाथ अपनाएं तो ऐसे जाना पड़ेगा। मतलब कि डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन की एक फ़िक्स डायरेक्शन थी, जो कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक एक फ़िक्स डायरेक्शन थी, देखें सीधी डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट की तो कोई ना कोई फ़िक्स डायरेक्शन होती है, और डिस्टेंस में कोई हमें फ़िक्स डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ये हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, ये हमारे पास क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती वो हमारे पास क्या होती हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सिर्फ जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो देखें, डिस्टेंस भी आपको पता चल गया कि हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम कोई भी पाथ अपना सकते हैं। ओके। स्पीड हमारे पास क्या होती है, स्पीड भी हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्पीड का आप जो फार्मूला होता है ना, ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, आपने याद रखना है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर मेरे पास डिस्टेंस, मैंने बोला कि ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, हम कोई भी पाथ अपना सकते हैं यहाँ पे जाने के लिए। तो ये अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब स्पीड बनती है डिस्टेंस के मिलने से। अगर डिस्टेंस के मिलने से स्पीड बनती है, और अगर डिस्टेंस ही स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड तो ऑटोमेटिक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस के मिलने से बनती है, और डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, तो स्पीड भी फिर क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। ओके। अब देखें, जैसे टाइम, टाइम हमारे पास क्या होती है, टाइम भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे हम, ये मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी, 5 सेकंड गुजर गए। फर्ज किया मैं किससे पूछता हूँ अभी क्या टाइम है, वो मुझे बोलता है क्या टाइम है, वो मुझे टाइम बता देगा। मैं ये नहीं पूछ सकता कि टाइम कितना हो चुका है और किस डायरेक्शन में हो चुका है, ये मैं डायरेक्शन उससे मैं नहीं पूछ सकता। अगर डायरेक्शन नहीं पूछ सकता तो ये भी क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई। अब मास भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि 5 kg की मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी, kg की मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। इसी तरह एनर्जी भी की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एनर्जी, फर्ज किया मैं बोलता हूँ मेरे बाजू में 5 जूल एनर्जी है, 5 जूल एनर्जी है मेरे बाजू में, कोई ये मुझसे नहीं पूछ सकता कि किस डायरेक्शन में आपके बाजू में 5 जूल एनर्जी है, डायरेक्शन नहीं पूछ सकता। तो फिर ये भी क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई। इसी तरह टेम्परेचर भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है। फर्ज किया मैं बोलता हूँ कि पानी का टेम्परेचर जो है मेरे पास वो 80 जूल है, 80 सेंटीग्रेड है, सॉरी। अगर मैं बोलता हूँ पानी का टेम्परेचर जो है 80 सेंटीग्रेड है, तो देखें कोई मुझसे ये नहीं पूछ सकता कि किस डायरेक्शन में 80 सेंटीग्रेड है। अगर डायरेक्शन नहीं पूछ सकता तो वो हमारे पास क्या होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब ये जो 3 किलोमीटर है ना, ये भी स्पीड होती है। 3 किलोमीटर, ये स्पीड का यूनिट है किलोमीटर, और 3 किलोमीटर स्पीड है। और स्पीड हमने देखी थी कि क्या थी, स्पीड तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी। अगर स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो फिर ये 3 किलोमीटर भी स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि स्पीड का यूनिट ही तो किलोमीटर होता है ना। ओके। स्पीड को मतलब कि हम किलोमीटर में मापते होते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, इट्स प्रॉपर यूनिट एंड इट्स डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाए, मतलब जिनकी कम्प्लीटली वजाहत हो जाए बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू के ज़रिए, इट्स प्रॉपर यूनिट दूसरा यूनिट के ज़रिए, और तीसरा डायरेक्शन के ज़रिए। मतलब इनमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा प्रॉपर यूनिट, और तीसरा डायरेक्शन की। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। सम ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ आर वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे होती है अब देख लेते हैं। फर्ज के ये हमारे पास है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए
ये जो छोटा डिस्टेंस था इसे हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारे पास क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। कैसे वेक्टर हुआ, फर्स्ट क्या डिस्प्लेसमेंट है, मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखें पहले तो 5 ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ये मीटर यूनिट आ गया, और तीसरा इसकी डायरेक्शन भी सीधी है, एक ही डायरेक्शन है। मतलब इनमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डिस्टेंस होता है, एक ही डायरेक्शन उसकी होती है। तो जिसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो देखें मेरे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको कंप्लीट डिस्क्राइब होने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होगी, एक यूनिट की, और तीसरा प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत होगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक ही होती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की। तो डायरेक्शन इसमें लाजमी होती है। अब देखें तो ये देखें डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है ना, वो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर है, इसकी एक फिक्स डायरेक्शन है, सीधी डायरेक्शन। अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट के मिलने से जो मेरे पास चीज़ आती है वो वेलोसिटी आती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के मिलने से क्या बनती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के मिलने से मेरे पास वेलोसिटी आती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी मेरे पास क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक वेक्टर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के मिलने से वेलोसिटी बनती है। ओके, तो वेलोसिटी भी हमारे पास क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। वेट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। वैसे वेट की डेफिनेशन क्या होती है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है ना उसे हम बोलते हैं वेट। फर्क के ये है, इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब नीचे खींच रही है अभी नीचे की तरफ, इसीलिए ये जो जा रहा है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर अभी एक्ट हो रही है ना उसे हम बोलते होते हैं वेट। तो वेट की देखें एक प्रॉपर डायरेक्शन है जो हमेशा नीचे लगती है, मतलब ग्रेविटी की एक प्रॉपर डायरेक्शन है जो कि हमेशा नीचे लगती है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ ही जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन फिक्स है। तो हमारे पास वेट भी क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फर्ज कर दें एक पर्सन है वो किसी कार को धिक्का देता है, फोर्स लगाता है, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ कि आप कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हो, वेस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो ये भी फिर क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई, क्योंकि इसमें प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बोल्ड लेटर के ज़रिए, या इन एरो अबव अ लेटर, या हम एक लेटर के ऊपर एरो लगा देंगे। ओके, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, या बोल्ड लेटर के ज़रिए, या हम एक लेटर के ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट करते होते हैं वेक्टर को। ओके, अब हम देख लेते हैं वेक्टर एडिशन क्या है। वेक्टर एडिशन इज़ अ प्रोसेस। वेक्टर एडिशन एक अमल है, प्रोसेस है, ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को कंबाइन करने का प्रोसेस है, टू गेट अ सिंगल वेक्टर। जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे ना, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को, तो हमें मिलेगा एक सिंगल वेक्टर जिसे हम बोलेंगे कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, जिसे हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। हम देख लेते हैं, फर्स्ट किया मेरे पास एक वेक्टर है v1 और एक वेक्टर है v2, ठीक है। ये जो होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये जो चीज़ होती है इसे हम बोलते होते हैं टेल, वेक्टर की टेल है ये, और ये जो आगे होता है इसे हम बोलते होते हैं वेक्टर का हेड। अब वेक्टर एडिशन क्या है, वेक्टर एडिशन एक प्रोसेस है कंबाइनिंग करने का दो या दो से ज़्यादा वेक्टर। और जब हम कंबाइन करेंगे दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को, हमें एक नया वेक्टर मिलेगा जिसे हम बोलते होते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। फर्स्ट किया मैं v1 को यहाँ पे v1 वेक्टर को रख देता हूँ। ये वेक्टर ऐसे हम रिप्रेजेंट करते होते हैं, एक लाइन होती है और आगे हेड होता है और पीछे टेल होती है। वेक्टर v1 को मैं यहाँ पे रखता हूँ और v2 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। मतलब वेक्टर v1 के हेड पर मैंने v2 वेक्टर को रखा, ठीक है। मतलब हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम वेक्टर को कंबाइन करते हैं। कैसे, हेड टू टेल रूल, मतलब यहाँ पे पहले वेक्टर की हेड आई और दूसरे वेक्टर की टेल आई, ठीक है। और देन हमने कंबाइन हम कैसे करेंगे, वेक्टर v1 की टेल लेंगे और वेक्टर v2 के हेड लेंगे
और हम ऐसे इन्हें कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास ये जो वेक्टर हमें मिलेगा ना, इसे हम बोलते होते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन क्या था? वेक्टर एडिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, कंबाइन करेंगे टू और मोर वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और हमें मिलेगा क्या? टू गेट अ रिजल्ट, टू गेट अ सिंगल वेक्टर। हमें जब इन्हें कंबाइन करेंगे, देखें इस और इसको मैं इस वेक्टर के ज़रिए जब कंबाइन कर रहा हूँ तो मुझे एक सिंगल वेक्टर मिल रहा है, और इस सिंगल, इसे हम बोलते होते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे इस वेक्टर और इस वेक्टर को सिंगल वेक्टर के साथ, तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा आर, जिसे हम बोलते होते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो यही थी वेक्टर एडिशन इज़ अ प्रोसेस, एक अमल है ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर, कंबाइन करने का दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को, टू गेट अ सिंगल वेक्टर। जब हम कंबाइन करेंगे तो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को हमें सिंगल वेक्टर मिलेगा कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, और उस वेक्टर को हम क्या बोलते होते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। यही हमने डेफिनेशन में अभी देखा। अब हम देख लेते हैं वेक्टर एडिशन मेथड, या वेक्टर को मतलब हम ऐड करते हैं कैसे, या हम वेक्टर एडिशन मेथड को हम हेड टू टेल रूल भी बोल सकते हैं। ओके, वेक्टर एडिशन का दूसरा नाम क्या है? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल या वेक्टर एडिशन के लिए जो स्टेप यूज़ होते हैं वो 3 स्टेप हैं। क्या स्टेप हैं? 3। ड्रा फर्स्ट वेक्टर, ये जो वेक्टर है ना, इसे मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँगा, ठीक है, ड्रा फर्स्ट वेक्टर। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? प्लेस सेकंड वेक्टर एट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, प्लेस कर दूंगा ये जो सेकंड वेक्टर है हेड पर, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, इसे मैं रख दूंगा ऐसे करके, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? ड्रा लाइन फ्रॉम स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ड्रा लाइन करूंगा स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के स्टार्ट से, टू द एंड ऑफ लास्ट वेक्टर, लास्ट वेक्टर के एंड तक। ये लास्ट वेक्टर मेरा वेक्टर v2 था, ठीक है। टू एंड ऑफ लास्ट वेक्टर वी गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर। जब मैं इसको फर्स्ट वेक्टर के से लेकर यहाँ पे इसे लास्ट वेक्टर तक मैं एक वेक्टर जब ड्रा करूँगा तो मुझे जो वेक्टर मिलेगा उसे मैं बोलूँगा रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, यही लिखा हुआ है, ड्रा लाइन फ्रॉम स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड ऑफ लास्ट वेक्टर वी गेट अ सिंगल वेक्टर, ठीक है, वी गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर या सिंगल वेक्टर कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, जिसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ओके।